आयोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के गांव किसान कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आदिति शर्मा। हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज के हमारे इस अंक में क्या कुछ खास है जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज के हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी में हम आपको बताएंगे अखरोट की खेती के बारे में। अखरोट बहुत ही मुनाफेदार फसल है, लेकिन जरूरत है कि आप सही तरीके से इसकी देखभाल करके अच्छी उपज हासिल करें। किस तरह से आप प्रबंधन कार्य कर सकते हैं, कैसे अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। जब भी मेवों की बात होती है तो अखरोट का नाम अपने विशेष आकार और गुणों के लिए लिया जाता है। बदलती जीवन शैली में मेवों ने हमारे आहार में खास स्थान बना लिया है। सुबह के नाश्ते से रात के भोजन में किसी न किसी रूप में हम अखरोट को शामिल करते जा रहे हैं, क्योंकि अखरोट में कई तरह के पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करते हैं। बनावट की बात की जाए तो अखरोट का ऊपरी हिस्सा काफी सख्त होता है, लेकिन इसके अंदर पाई जाने वाली गिरी काफी नरम और स्वादिष्ट होती है। इसीलिए ये हमारी दिनचर्या में शामिल होता जा रहा है। मौजूदा समय में इसकी बढ़ती मांग ने किसानों का ध्यान इसकी खेती की तरफ आकर्षित किया है। भारत में इसकी खेती की बात करें तो हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। इसके अलावा अखरोट की खेती विश्व स्तर पर इटली, जर्मन, स्पेन, फ्रांस जैसे देशों में की जाती है। अखरोट में पाए जाने वाले पोषक तत्वों में फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में शामिल है। आइए इसकी खेती के बारे में जानते हैं। अखरोट की खेती के लिए ना तो ज्यादा गर्मी चाहिए, ना ही ज्यादा सर्दी। वैसे अखरोट की खेती के लिए 10 डिग्री से कम तापमान उचित माना जाता है। वहीं लगभग 80 सेंटीमीटर की औसत बारिश पर्याप्त मानी जाती है। किसान या बागवान अपने स्थान और पर्याप्त तापमान के आधार पर उन्नत किस्मों का चयन कर सकते हैं। अखरोट के प्रकार की बात करें तो आकार के हिसाब से कागजी खोलदार, मध्यम खोलदार, सख्त खोलदार। किस्म के हिसाब से लेक इंग्लिश, ड्रनोवस्की, ऑपक्स कॉल्चरी मुख्य है। इसके बाद तैयार करते समय खेत में अच्छी तरह से गहरी जुताई करें। इसके बाद खेत को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दें, जिससे खेत में अच्छी तरह धूप लग जाए। उसके बाद रोटावेटर को लगाकर खेत में चला दें। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। फिर खेत में पाटा लगाएं, जिससे खेत की भूमि समतल हो जाए। अखरोट के पौधों को खेत में लगाने से पहले गड्ढों को तैयार कर लेना चाहिए। भूमि के समतल हो जाने के बाद 5 मीटर की दूरी को रखते हुए कतार को तैयार कर लेना चाहिए। पौधों की रुपाई के लिए सर्दी का मौसम अच्छा माना जाता है, इसलिए इन्हें दिसंबर से मार्च तक लगाया जा सकता है। इसके अलावा किस्म के आधार पर कुछ किसानों द्वारा उन्हें बारिश के मौसम में लगाया जा सकता है। अखरोट के पौधों को रुपाई की शुरुआत में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। वहीं गर्मियों में हफ्ते में एक बार तो सर्दियों के मौसम में महीने में एक बार सिंचाई की जरूरत होती है। लेकिन वयस्क पेड़ को जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाना चाहिए। सही देखभाल से इस तरह से उन्नत किस्मों के पौधे 3 से 4 साल में ही फल देने शुरू कर देते हैं। इसके पौधों में जब फलों का ऊपरी छिलका फटने लगे तब तुड़ाई कर लेनी चाहिए। तुड़ाई के बाद इसके फलों को धूप में अच्छे से सुखा लेना चाहिए। अखरोट का एक पौधा करीब 40 किलो तक उपज दे सकता है। वहीं इसके दाम की बात करें तो बाजार में हमेशा इनका मूल्य अच्छा मिलता है। किसान निर्यात से जुड़कर या सीधे बाजार में पैकिंग के जरिए भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान।
9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। कोविड-19 में बहुत से लोग मृत्यु के चक्रों में काल का ग्रास बन गए। बहुत से लोगों ने इस बीमारी से लड़कर मृत्यु पर विजय पाई और बहुत से लोग इस महामारी के विरुद्ध युद्ध में नायक बने। वर्ष 2022 आप सबों के लिए अच्छे स्वास्थ्य का रास्ता खोले। आप लोग अच्छे स्वास्थ्य के नायक बने, जागरूक रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दूरदर्शन के समस्त दर्शकों एवं अन्य समस्त लोगों को मेरी मंगल कामनाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का। आज के हमारे इस सेगमेंट में हम आपको एक ऐसी ही नस्ल के बारे में जानकारी देंगे जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी अच्छी है और साथ ही दुग्ध उत्पादन क्षमता भी काफी बढ़िया है। आइए जानते हैं कौन सी है ऐसी नस्ल। दूध हमारे आहार का खास हिस्सा है, फिर चाहे वो गाय का हो या फिर भैंस का। इसमें मौजूद पोषक तत्व हमारे शारीरिक विकास में सहायक हैं, इसलिए हमेशा इसकी मांग बनी रहती है। एक अनुमान के हिसाब से देश का 60% दूध भैंसों से मिलता है, वहीं 40% गाय समेत अन्य पशुओं से प्राप्त होता है। भैंस की सबसे खास बात यह है कि ये कम गुणवत्ता वाले चारे या घास को ज्यादा गुणवत्ता वाले पशु उत्पाद में बदलने की क्षमता रखती है। भैंसें गायों की अपेक्षा ज्यादा वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, अप्रोटीन, नाइट्रोजन का उपयोग करने में सक्षम होती हैं। इसलिए इनसे दूध का उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। वहीं मांस के क्षेत्र में भी इनका चुनाव मुनाफे का सौदा है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है उम्दा नस्ल का चुनाव करना। वैसे तो हमारे देश में भैंस की करीब 16 नस्लें पंजीकृत हैं, लेकिन इनमें सबसे ऊपर है मुर्रा भैंस। क्या है इसकी खूबियां, आइए जानते हैं। मुर्रा सबसे अच्छी भैंस की दुधारू नस्ल मानी जाती है। एक दिन में करीब 12 लीटर तक दूध दे सकती है। इसका गृह क्षेत्र हरियाणा के रोहतक, हिसार, जींद व करनाल जिले हैं। अब ये दिल्ली, पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में पाली जाने लगी है। शरीर का रंग काला और छोटे मुड़े हुए सींग, खुर व पूंछ के निचले हिस्से में सफेद धब्बे पाए जाते हैं। इसके सिर का आकार छोटा होता है। इसके दूध में करीब 7% वसा पाई जाती है। वहीं इस भैंस का गर्भकाल 310 दिन का होता है। वहीं हरियाणा सरकार इस नस्ल के संरक्षण के लिए खास मुहिम में प्रयासरत है। चूँकि हरियाणा राज्य इसका मूल स्थान है, इसलिए यहाँ इसे काला सोना का नाम दिया गया है। हरियाणा प्रदेश के पशुपालकों को उत्तम मुर्रा दुधारू भैंस पालने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध प्रतियोगिता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सरकार के इस प्रयास में पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे इसके संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। भैंस पालन के लिए अच्छी नस्ल के साथ साथ इनके आहार पर भी ध्यान देना होता है। भैंस को एक दिन में करीब 4 किलो दाना, 3 किलो गेहूं का भूसा, 15 से 20 किलो हरा चारा लगता है। संतुलित दाना बनाने के लिए मक्का, जौ, गेहूं, बाजरा की लगभग 35% मात्रा, सरसों की खल, मूंगफली की खल, बिनौला की खल, अलसी की खल की करीब 32 किलो मात्रा, इनमें से कोई एक खली को दाने में मिला सकते हैं। इसके अलावा चोकर करीब 35 किलो और करीब 1 किलो नमक मिलाकर बना सकते हैं। सर्दी के मौसम में जरूरी हो जाता है कि पशुपालक अपने पशुधन की बेहतर देखभाल करें। सर्दियों में पशुओं के लिए जूट के बोरे जैसे चीजों को उपयोग कर सकते हैं, जिससे पशुओं को गर्माहट मिले और ठंड दूर रहे। पशुपालक ज्वार या बाजरे की टाट बांधकर हवा और सर्दी से बचाव कर सकते हैं। दिन में जहां तक संभव हो खुले में पशुओं को धूप में ही बांधें, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहे। पशुओं के गोबर और मूत्र निकास की भी उचित व्यवस्था रखें, जिससे उन्हें सूखी और साफ सुथरी जगह मिले। छोटे पशुओं को ठंड से बचाने के लिए सुबह शाम टाट की पल्ली उड़ा सकते हैं,
इसके साथ ही पशु के बैठने के स्थान पर पराली बिछा दें, जिससे वो सीधे फर्श के संपर्क में ना आए। पशु को पीने के लिए ताज़ा और गुनगुना पानी दें। पशु के आहार में दलिया और गुड़ शामिल करें। पशु को करीब 50 से 60 ग्राम तक नमक जरूर खिलाएं, जिससे उनमें खनिज पदार्थ की कमी नहीं होगी और दूध उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। पशु में बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से परामर्श लें। मुर्रा भैंस पालन को व्यावसायिक रूप देने के लिए सरकार भी सहायता प्रदान कर रही है। दुग्ध उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जाती है। इनका लाभ लेकर और जरूरी बातों को ध्यान में रखकर पशुपालक बेहतर लाभ कमा सकते हैं। अब कार्यक्रम में वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो वर्तमान समय में किस तरह से पशुओं की देखभाल आप कर सकते हैं, आइए जानते हैं। जनवरी महीने में पशुओं को ठंड, ओस और कोहरे से बचाएं। इसके लिए पशुओं को बोरी की झुंड बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को घर के अंदर बांध कर रखें। पशुओं को पीने के लिए ताजा या गुनगुना पानी दें। दुधारू पशुओं को तेल व गुड़ देने से भी शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। खुरपका और मुंहपका का टीका 4 माह से ऊपर के पशुओं को लगवा दें। पेट में अंतः परजीवियों की नियमित दवा दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशुशाला के फर्श, दीवार आदि को साफ रखें और बाह्य परजीवी नाशक दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही थनैला रोग से बचाव करें। पशुओं को रात्रि में पुआल का बिछावन दें। इस माह में मुर्गियों को विशेषकर कोराइजा, ब्रोंकाइटिस, रानीखेत बीमारी से बचाने की जरूरत है। रोग नियंत्रण के लिए टीकाकरण कराएं। हरे चारे के लिए जिन किसानों ने बरसीम की खेती की है वो 20 से 30 दिन और जुलाई महीने में 20 से 22 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। अफारा रोग से बचाव करें। ज्यादा बरसीम खाने से इस माह में अक्सर ये बीमारी होने की आशंका बनी रहती है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे कामयाब किसान से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक, केवल दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान से मुलाकात करने का। आज के हमारे इस कार्यक्रम में एक ऐसे कामयाब किसान से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जो राजस्थान से हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और बाकी किसानों को भी इस मुहिम से जोड़ रहे हैं। खेत में फसल को दुलारते ये है किसान विनोद सैनी, जो मेरठ में खेती की नई इबारत लिख रहे हैं। हालांकि पहले इन्होंने भी खेती में असफलता का सामना किया, लेकिन लगातार बदलाव करके आज बेहतर लाभ कमा रहे हैं, जिसके लिए विनोद जी ने मिश्रित खेती करना शुरू किया। इस प्रणाली से ज्यादातर किसान कम जोत में भरपूर फसल का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। किसान इस तकनीक में मुख्य फसल के साथ सहायक फसलें लगाते हैं। अमूमन इसमें किसान 3 से 4 फसलें तक ले सकते हैं। इस विधा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल हो जाता है और आय की आवक बनी रहती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति का भी सही तरीके से इस्तेमाल लिया जा सकता है।
मेरठ के किसान विनोद जी ने अपने खेत में मिश्रित फसलें लगा रखी हैं। वो गन्ने के खेत में बचे हुए स्थान का उपयोग सहायक फसलें उगाने में करते हैं। इस समय उन्होंने गन्ने के साथ मसूर की फसल लगाई है। आइए जानते हैं विनोद जी से कि मिश्रित खेती के क्या लाभ है और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। लोगों ने जो गन्ने की साथ में सह फसल जो बो रखी है वो हमने कैसे तैयार करी, कैसे ली। जो आप देख रहे हैं ये मसूर और गन्ने का खेत है और हम लोगों ने ओटम में असोज में गन्ने की बुआई करी, यानी कि 15 सितंबर को हमने गन्ने की बुआई करी। और गन्ने की बुआई करी हमने टंच विधि से। टंच विधि का मतलब ये है कि जो लाइन से लाइन की दूरी है वो आपकी 3 फुट होगी, 5 फुट है सॉरी, लाइन से लाइन की दूरी 5 फुट और जो आँख से आँख की दूरी है वो आपकी 1 फुट होनी चाहिए। तो आँख निकालने के लिए पहले हमने गन्ने की आँख निकाली। एक आँख का गन्ना काटा और एक आँख के गन्ना काट के हम लोगों ने जो होता उसकी बुआई करी। जो आँख है वो एक एकड़ में करीब 10,000 आँख, 8 से 10,000 आँख एक एकड़ में लगती हैं। उससे हमारे गन्ने की भी बचत होती है। मैं आपको बता दूं कि अगर साधारण तरीके से हम गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें करीब 5 कुंटल गन्ना 1 बीघे में लगता है या 25 कुंटल गन्ना 1 एकड़ में लगता है। अगर हम गन्ने की आँख निकालकर बुआई करते हैं, टंच विधि से उसकी बुआई करते हैं तो गन्ने की मात्रा लगभग 1.5 से 2 कुंटल लगती है। तो यानी कि हम 3 कुंटल गन्ने की बचत जो है टंच विधि द्वारा कर लेते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें अपने खेतों में लागत को कम करना है। लागत कैसे कम करें, थोड़ा मैंने उस पर ध्यान दिया है। तो इसी वजह से मैंने टंच विधि को अपनाया कि सबसे पहले तो मेरी बचत हो गई आपकी गन्ने के बीज में। किसान विनोद सैनी यही नहीं रुके हैं, बल्कि वो एक FPO भी संचालित कर रहे हैं जिसमें 250 से अधिक किसान उनसे जुड़े हुए हैं। उनके FPO से जुड़कर ज्यादातर किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसके अलावा किसान समूह में खेती से संबंधित समस्याओं का समाधान निकाला जाता है जिससे कम लागत में ज्यादा मुनाफे के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। भारत सरकार ने नाबार्ड के द्वारा एक FPO का गठन किया जिससे कि यहाँ के किसानों को जो उनके मार्केट संबंधी दिक्कतें हैं उसमें लाभ मिले। जो खेती में खर्चा आता है, जो लागत आती है, उसको कैसे कम किया जाए, जैसे कि किसान एकत्रित होकर, संगठित होकर सभी चीज़ को जो है इकट्ठा लें और उसको जो है जो भी बेनिफिट हो जिसके मार्जिन में वो भी किसानों को बराबर मात्रा में उसका हिस्सा, उसके जो उसने FPO के अंदर अपना हिस्सा लिया है, शेयर किया है, उसके हिसाब से उसको मार्जिन जाए। FPO के गठन से ही हमारे क्षेत्र में ये लाभ मुझे लगता है कि अवश्य होगा कि जैसे छोटे छोटे किसान हैं, किसी ने जो है धान 2 बीघे लगाया है, किसी ने 5 बीघे लगाया है, उनको मार्केट के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कोई भी बंदा जो प्राइवेट परचेजर होते हैं वे आते हैं और औने पौने भाव से जो है किसानों का माल लेते हैं और किसानों को जो है मार्केट उपलब्ध न होने के कारण वो माल जो है कम रेट पे जो है उनको बेचना पड़ता है। इसी कोई चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा जो FPO है उसका उद्देश्य यही रहेगा कि या तो हम उस माल को इकट्ठा परचेज करके और मंडी तक या एक्सपोर्टर या राइस मिल तक जो है उनको पहुंचाएं या फिर उसकी प्रोसेसिंग यूनिट हम यहाँ पे डेवलप करें जिससे कि किसानों को जो है उनके उत्पादन का अच्छा मूल्य उन्हें मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हम FPO को सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हम जोड़ेंगे जिससे हर फार्मर्स को, हर जो उसका सदस्य है उसको अधिक से अधिक लाभ मिले। मिश्रित खेती से किसान कई गुना मुनाफे की अवधारणा को जीवंत कर सकता है। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगा और एक बार में 2 से 3 फसलें ले सकेगा। साथ ही FPO के माध्यम से फसल उगाने से लेकर बेचने तक में आ रही बाधाओं का निराकरण किया जा सकेगा। तो किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे आज के सफल किसान। हम उम्मीद करते हैं इनकी कामयाबी को देखकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित होंगे।
तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं, QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और दोबारा आप हमारा गांव किसान कार्यक्रम देख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।